हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पेपर का डेट आपका नज़दीक आ गया है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सीधे वीडियो को। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए, भारत का संविधान पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। तो जब ये बन के तैयार हुआ था, ये बन के तैयार कब हुआ था? 29 नवंबर 1949 को। उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ है और अब इसमें टोटल कितने 53 अनुच्छेद और भी इसमें ऐड हो चुके हैं। तो जब तैयार हुआ था 395 थे, 53 और ऐड हुए हैं, तो 395 प्लस 53, अब इसमें कितने हो जाएंगे? 448 अनुच्छेद हो गए हैं। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है, जब बन के तैयार हुआ था तो 395। इस नंबर को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब आपका संविधान तैयार हुआ था उस समय इसके 22 भाग थे। अब इसमें भागों की संख्या भी बढ़ गई है। आपके कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग। उस समय अनुसूची थी 8। अब अनुसूचियों की संख्या भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब अनुसूची हो गई है टोटल 12। ये दो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 395, 22, 8। अब कितना हो गया? 448, 25 और 12। फिर इसके बाद देखते हैं भारत का संविधान जब आपका कब बन के तैयार हुआ था। भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता होता है 26 जनवरी 1950 को आपके भारत में संविधान लागू हुआ था। उस दिन को हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को आपके भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। अब चलते हैं आपके संविधान। तो ये देखिए, आपका जो भाग दिया हुआ है, अगर आप भाग से याद करोगे अनुच्छेद को तो आपको काफ़ी इजी होता है। एग्जाम के अंदर भी अगर आपको पता है भाग में क्या क्या चीज़ दिया है, उसी हिसाब से आप अनुच्छेद को भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से सेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके भाग जो होते हैं, तो भाग आपके 11 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे भी हमें ट्रिक पता है, लेकिन अभी आपका 11 से काम चल जाएगा। अगर आप बोलोगे तो पूरे भाग का हम ट्रिक आपको बता सकते हैं। जैसे आपको 1 से लेके 11 तक का भाग आपको याद करना है, तो कैसे याद करोगे? सिंपल सा आप स्टेटमेंट है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी एंड मीट श्याम एंड राम। सब जितने भी हैं सबके पहले वर्ड को पकड़ना है। यू से क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है संघ और उसके क्षेत्र। सी से क्या हो जाएगा आपका? सिटीजनशिप, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? नागरिकता। तो संविधान के भाग 1 में क्या है? यू, और सेकंड में क्या है? सी, मतलब सिटीजनशिप, उसको कहा जाता है नागरिकता। तो ये हो गया आपके भाग 2। इसी तरह से आपका हो गया फंडामेंटल राइट, ये हो गया आपका भाग 3 में। एफ से फंडामेंटल राइट। और डी, डी का मतलब क्या है? डीपीएसपी, जिसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हो जाएगा आपके भाग 4 में। अभी हम आपको थोड़ा भाग बता देते हैं, इससे थोड़ा आपका और भी आसानी हो जाती है याद करने में। तो 4 भाग हो चुके हैं। फिर है आपका, फिर से एफ आ गया है। इस वाले एफ का मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, जो आपके कर्तव्य होते हैं, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाग 4 ए में रखे गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है इसके बाद यूएस। यू से क्या हो जाएगा आपका? संघ, और एस से हो जाएगा आपका राज्य। यू से हो जाएगा यूनियन और एस से होता है स्टेट। तो स्टेट को हिंदी में कहा जाता है राज्य, और यू को क्या कहा जाएगा? आपका संघ। यूपी, इस वाले यू का मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश है ये यू। और पी से क्या हो जाता है आपका? पंचायत। एम से हो जाएगा आपका, पंचायत के बाद क्या आता है? म्युनिसिपल, ये म्युनिसिपल हो जाएगा। एस से आपका हो जाता है एससी और एसटी। और इस वाले आर से हो जाएगा आपका केंद्र और राज्य के बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, वो आपके भाग 11 में दिया है। तो ये थोड़ा आपका ट्रिक था 1 से लेके 11 तक का। 1 से 2 बार अगर आप इसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, देखिए अनुच्छेद। अनुच्छेद को याद करने के लिए ही वो हमने आपको बताया था भाग वाले ट्रिक को। तो सबसे पहले अगर आप भाग 1 में देखोगे तो हमने क्या बताया था? यू कैन। यू से क्या हो जाएगा आपका? यूनियन टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र। ये आपके अनुच्छेद 1 से लेके 4। तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो भी बातें कही जाएंगी वो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में ही बताई जाएंगी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको ही यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर आपका कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद नंबर आपका 3 है, ये आपका नंबर है, ये तो हमने नंबरिंग किया है सीरियल। ये है आपका नंबर, अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है
नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन आप आर्टिकल 3 का उपयोग करके कर सकते हो। फिर है आपका, देखिए भाग 2 में क्या है, नागरिकता, जिसको क्या कहा जाता है, सिटीजनशिप। यू कैन, तो यू से आपका हो गया पहला वाला भाग, और सी से क्या हो गया, भाग 2, जिसके अंदर सिटीजनशिप है, नागरिकता। तो ये आपकी नागरिकता कहाँ से दी है, 5 से लेके 11, 5 से लेके 11 तक आपकी क्या दी गई है, नागरिकता। तो जो भी आर्टिकल आएगा 5 से 11 वो आपके नागरिकता पे डिपेंड रहेगा। इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। ठीक, अब चलते हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या है आपका, भाग 3 में है आपका मूलभूत अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके मूलभूत अधिकार से ही। तो अधिकार आपके कहाँ से आएंगे, 12 से लेके 35। तो अगर आप आर्टिकल देखोगे 12 से 35, आपको लगेगा जो आपके अधिकार दिए गए हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो इससे आपके दिमाग में आ जाएगा कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके क्या है, मूलभूत अधिकार, जो आपको पता होने चाहिए। इसीलिए आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, कम से कम आप अपने मूलभूत अधिकार तो जान लीजिए पेपर के बहाने ही। अब जैसे अनुच्छेद नंबर 13 है, 12 से लेके क्या है, 35। तो 12 से लेके 35 तक हमको पूरा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 13। तो अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसको असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में आपके अनुच्छेद नंबर 13 में बताया गया है। उसी तरह से अनुच्छेद नंबर 14 है, इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता। सब आप क्या है, कानून के समक्ष सब बराबर हैं। तो कानून के समक्ष समानता किसमें है, अनुच्छेद नंबर 14 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 16, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही कवर कराया जा रहा है। अनुच्छेद आपके 16 में क्या है, सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में आप क्या होता है, सभी के अवसर की समानता, ये आपको राइट दिया गया है अनुच्छेद के माध्यम से। ठीक, अगर कोई भी आपका सरकारी पद आता है तो उसमें सबको मौका देना पड़ेगा, और अगर इसी को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो ये अवसर की समानता, इस पे आपके खतरा हो जाता है अनुच्छेद नंबर 16 पे। अगर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो केंद्र सरकार की है, अगर वो विशाखापट्टनम में है, लद्दाख का बच्चा भी चाहे तो उसमें क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ठीक, वो उसके पास एक फंडामेंटल राइट है, बाकी शर्तों को अगर वो पूरा करे तो। इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 में ही अनटचबिलिटी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनटचबिलिटी को दूर कर किस में किया जाता है, आपका अनुच्छेद नंबर 17। अब आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये आपके पास फंडामेंटल अधिकार है। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो आपके पास ये अनुच्छेद नंबर 17 का उल्लंघन माना जाएगा। फिर है अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी का यूज आपके क्या मीडिया वाले करते हैं मैक्सिमम। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको कहा गया है के बारे में कुछ अधिकारों का यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। तो आपका स्वतंत्रता वाला किस में है, अनुच्छेद नंबर 19 में। फिर है इसके बाद अनुच्छेद नंबर आपके 12। तो ये आपके 12 से 35 वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के अंदर पूछा जाता है। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 21। तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपका किस में है, अनुच्छेद नंबर 21 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 21 का ए। 21 का ए भी आपसे पूछा जाता है, ये है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आप सभी को है कि आप पढ़ लिख के साक्षर बन जाए। ठीक, साक्षरता का सबके पास अधिकार है। प्राथमिक आप साक्षर कब बनोगे, जब आपको प्राथमिक शिक्षा मिलेगी। ठीक, तो कम से कम नाम लिखना पढ़ना, और कहीं आप स्टेशन पे जा रहे हो तो स्टेशन का नाम, ये सब आपको मूलभूत है कि आपको इतना तो आना ही चाहिए, वो आपका अधिकार है। तो जो कि अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसको बाद में जोड़ा गया था। फिर है इसके बाद अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक, तो आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। आपको ये छूट है कि आप अपने धर्म का प्रचार करो,
अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, मनचाहा आप जो भी काम करना चाहते हो वो काम करो। कुछ काम ऐसे नहीं है कि आप गांजा बेचना चालू कर दो, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन और भी काम आप कर सकते हो। फिर है इसके बाद अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 में बात कहा गया है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक जैसे आपके जैन हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, इनको अपना संस्थान खोलने का अधिकार है। यह अनुच्छेद नंबर 30 में वर्णित है। इसी के आधार पर ये अपने क्या मदरसा चलाते हैं, और ईसाई जो होते हैं वो भी अपने स्कूल को चलाते हैं, ये अनुच्छेद नंबर 30 का ही उपयोग करके। जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं उनको भी सब्सिडी जो मिलती है, ये अनुच्छेद नंबर 30 है, इसी का उपयोग करके वो चलाते हैं अपने। फिर है इसके बाद अनुच्छेद नंबर 31 एक्स। इसमें क्या है, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याख्या इसमें की गई है। ठीक, तो सबसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है आपके लिए अनुच्छेद नंबर 32 इम्पोर्टेंट। इसमें क्या कहा गया है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। जो आपके रिट हैं, टोटल कितने रिट हैं, 5 टाइप के रिट हैं, उनसे भी आपका क्वेश्चन आता है, रिट के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो अनुच्छेद 32 में ही ये मेंशन है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार आपके किस में है, अनुच्छेद नंबर 32 में। फिर है इसका आपका देखिए, तो भाग कौन सा भी हमने कंप्लीट किया है, भाग 3 आपके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 12 से लेके क्या था, 35। इसमें आपको जो अधिकार मिला है उसके बारे में बात होती है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए यहाँ से आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके आर्टिकल 21A में क्या दिया गया है, अभी आप पढ़े हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आर्टिकल 21A में किस चीज़ के बारे में आपको अधिकार दिया गया है। फिर है इसके बाद भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 जो है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको बताया गया है। भाग नंबर 4 जो कि अनुच्छेद आपके 36 से 51 के बीच में है। तो 36 से 51 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो सीधा ये क्या है, इसी को कहा जाता है डीपीएसपी। ये है आपका भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 में सबसे पहला तो यहीं से क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में। ठीक, और आर्टिकल कौन से हैं, 36 से लेके 51 तक। तो अब 36 से लेके 51 तक जो भी बात होगी उन सबका संबंध किससे होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 38। इसमें कहा गया है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। क्योंकि इसमें इसका नाम ही क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के जो भी अधिकार होते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। 38 में क्या बताया गया है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, ये उसको कहा गया है अनुच्छेद नंबर 38 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 ये राज्य के अंदर भी क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन वो करेगा। ग्राम पंचायत का संगठन भी किसमें है, डीपीएसपी में ही आता है। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 ये आपका क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये है आपका अनुच्छेद नंबर 44। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस में लिखा गया है, आपका अनुच्छेद नंबर 44 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 में क्या कहा गया है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 साल से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान उनको किया गया है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 45 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 46। अनुच्छेद नंबर 46 में क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा। तो जो भी आपके एससी और एसटी आते हैं, बाकी जो आपके अन्य कमजोर वर्ग यहीं पे मेंशन किया गया है, इनके अलावा भी जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी सरकार शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे सकती है। किस आर्टिकल के तहत, वो है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46। ठीक, ये है आपका आर्टिकल नंबर 46। फिर है इसके बाद आर्टिकल नंबर 50, अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया
जाना। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, दोनों को अलग अलग शक्ति क्या है, प्रदान है। वो किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 50 के तहत। फिर अनुच्छेद नंबर 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद नंबर 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आपके राज्य में ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिससे आपके देश को खतरा हो या किसी अन्य देश को कोई खतरा हो, तो ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ही अंतर्गत आता है। अब इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट भाग 4A। भाग 4A ये है आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है रूस से। ठीक, ये आपका अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। तो ये अनुच्छेद 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए हैं। ठीक, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाग 4A, जिसके अंदर मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद नंबर कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 51A, इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है। फिर है इसके बाद संघ का अनुच्छेद भाग। अब आप क्या देखिए ट्रिक से आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे हो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US। अभी आप किस पे आ गए थे, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फिर आप फंडामेंटल राइट, फिर है DPSP, फिर है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप किस पे आ गए हो, यूनियन, इस वाले यू। अभी आप US तक पहुँचे हो। यू कौन सा है, आपका यूनियन। यूनियन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संघ। तो ये है आपका संघ। तो संघ आपका कहाँ से है, 52 से लेके 151। तो आपका आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक किसके बारे में है, संघ। संघ के बाद क्या आएगा, राज्य। तो संघ का सबसे प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 52 में ही क्या दिया है, आपका राष्ट्रपति। ये सबको पता होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा मेंशन किए नहीं हैं। तो राष्ट्रपति उतना आता भी नहीं आपके, क्योंकि सबको बेसिकली पता होता है राष्ट्रपति किस में है, आपका अनुच्छेद नंबर 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। फिर अब राष्ट्रपति का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 72, ये डायरेक्ट आपसे पूछता है। इसी में अनुच्छेद नंबर 72 के तहत ही राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, जिसके अंदर वो क्षमा दे सकता है, सजा का निलंबन कर सकता है, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान। तो राष्ट्रपति का जो पावर है आपका अनुच्छेद नंबर 72 में ही दिया गया है कि राष्ट्रपति शक्तियां जैसे क्षमा दे सकता है, सजा का निलंबन कर सकता है, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 72 के बाद अनुच्छेद नंबर आपका 74। अनुच्छेद नंबर है आपका 74। तो आर्टिकल है 74 में क्या है, 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अभी देखिए जो भी बात हो रहा है भाग 5 में आपका क्या हो रहा है, संघ के बारे में। तो संघ के बारे में क्या है, 52 से लेके 151 तक जो भी बातें होंगी वो आपके केंद्र सरकार वाली बातें होंगी। फिर उसके बाद जो बातें होंगी 152 से, वो आपके राज्य सरकार वाली। और राज्य में आप प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल में किस में हो जाएगा, 152 में। इस तरह अगर आप याद करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। अभी देखिए जो भी बात हो रही है, जैसे आर्टिकल 74 हो गया, इसमें किसकी बात हो सकती है, केंद्र की। तो केंद्र में ही कौन होता है, राष्ट्रपति हेड होता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होता है, एक मंत्री परिषद। और आपका प्रधानमंत्री भी किस में आता है, प्रधानमंत्री भी आपका केंद्र में ही आता है। तो वो भी क्या आएगा, ये 52 से लेके 151 के बीच में ही आपका आएगा। और मंत्री परिषद का सबसे अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये होता है आपका प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी क्या होगा, आपका अगला अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर यहाँ पे 75। तो आर्टिकल नंबर 75 में किसके बारे में कहा गया है, प्रधानमंत्री का पद। ठीक, तो भारत में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, यही पद है, वो प्रधानमंत्री। ठीक, तो अनुच्छेद नंबर 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री। तो ये है आर्टिकल नंबर 75 में। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है भारत के महान्यायवादी होंगे।
भारत के महान्यायवादी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये है आपके अनुच्छेद नंबर 76 में। भारत के महान्यायवादी क्या हैं? आपके अनुच्छेद नंबर 76 में। फिर है इसके बाद अनुच्छेद नंबर 78। अनुच्छेद नंबर 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो जो आपका राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री, तो आपका अनुच्छेद 78 हो गया। इसमें क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब इसके बाद आपका आता है संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब क्या है? केंद्र के ही हैं। तो ये किसके अंदर आएंगे? 52 से लेके 151 के बीच में ही आएंगे। और इनको आप काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, संसद किस में है, राज्यसभा किस में है, लोकसभा किस में है। तीनों क्या होते हैं? लाइन से ही होते हैं। तो आप याद कर लो सरला, सरला। तो स से क्या हो जाएगा? 79 में कौन आ जाएगा? संसद। और र से क्या है? 80 में राज्यसभा। और ला से क्या हो जाएगा? 81 में लोकसभा। तो स र ला ये हो जाएगा 79, 80 और 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। फिर इसके बाद आते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद नंबर है 110। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 110 इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। जो आपका धन विधेयक होता है वो इसमें ही आता है। धन विधेयक आपसे डायरेक्ट पूछता है किस आर्टिकल में है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। किस में होता है? 110 में। फिर धन विधेयक के बाद क्या है? आर्टिकल नंबर 112 में क्या है? आपका जो बजट होता है, बजट किस में है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, जिसको कहा जाता है बजट, ये है आपका आर्टिकल नंबर 112। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 123। अनुच्छेद नंबर 123 के अंदर कहा गया है संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद नंबर 123 में संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति यहाँ पे दी गई है 123 में। तो अनुच्छेद नंबर 123 में ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 143। इसको क्या कहा जाता है? आई लव यू। ठीक, 1, 4, 3 ये सब तो आपको पता ही होगा। आई लव यू नियम है। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या कर लें? परामर्श ले सकते हैं। इसको कहा जाता है आई लव यू। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 143। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 148। 148 के अंदर कहा गया है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। तो ये जो होते हैं कैग, ये कैग अपनी रिपोर्ट देते हैं भारत सरकार ने कितना खर्च किया, पूरे व्यय का ब्यौरा देंगे। उसी के आधार पर मालूम चलता है कि सरकार ने कितना घोटाला किया और कितना काम किया। तो ये कैग की रिपोर्ट पे ही आपका सब मालूम चलता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था, वो यहीं से मालूम चला था। फिर है आपका इसके बाद 148 के बाद 149। तो 149 में क्या कहा गया है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्ति। तो इसके अंदर जो शक्तियां हैं उनके महालेखा और नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो शक्ति दी जाती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि आपके संविधान में पूरा बताया गया। सबसे पहले उसकी पद बताई गई है, शपथ बताई गई है, फिर उसके जो शक्ति दी गई है सबको इंडिविजुअली मेंशन किया गया है। तो जो शक्ति मेंशन किया गया है वो है 149 में। अब आपका हो गया संघ समाप्त। अब इसके बाद है अगला, अब आप पहुंच गए हो यूएस। एस से क्या हो जाएगा? स्टेट। स्टेट को क्या कहा जाता है हिंदी में? राज्य। तो ये है आपका भाग नंबर 6। अब भाग नंबर 6 को देखते हैं। भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य। राज्य कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेके 237। तो सबसे बड़ा यही है, 152 से लेके 237 तक आपका राज्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो 152 में तो किसके बारे में बताया गया? जैसे आपका 52 से स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे बता दिया गया था राष्ट्रपति। तो 152 में किसके बारे में बताया जाता है? ये आपके होते हैं राज्यों में सबसे हेड कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में सबसे पहले बताया गया है। फिर इसके बाद 155 आपसे पूछेगा तो राज्यपाल की नियुक्ति।
सबसे पहले आपका पद बताया गया है, ठीक। फिर है आपके 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर है आपका अनुच्छेद 161। 161 जैसे ही राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमा करने की शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल नंबर 72 में होती है, उसी तरह से राज्यपाल के पास भी क्या है, कुछ पावर दी गई हैं। क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की शक्ति दी गई है इनको। ये राज्यपाल की शक्ति है। तो किस अनुच्छेद में है आपके? अनुच्छेद नंबर 161 में है। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 163 में। अनुच्छेद नंबर 163 में क्या है? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। जैसे राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए आपका एक मंत्रिपरिषद होता है, उसी तरह से राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए भी एक क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। फिर होगा अनुच्छेद 165 में है राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता किसमें है आपका? आर्टिकल नंबर 165 में है। फिर है इसके बाद आर्टिकल नंबर 167। 167 में क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। यह है किस नंबर पे? आर्टिकल नंबर 167। इसी से रिलेटेड कौन सा था? आर्टिकल नंबर 79, जिसके अंदर था राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। वो किस में था? 79 में। और राज्यपाल को उसी तरह से मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य होता है राज्यपाल को अपनी जानकारी देने के लिए 167 167 में बताया गया है। फिर है इसके बाद 168। 168 में है राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था। 168 में क्या है? राज्य के अंदर विधानमंडल की व्यवस्था आपका क्या है? अनुच्छेद नंबर 168 में। फिर है इसके बाद 169 में आपका राज्यों में विधान परिषद की संरचना और उन्मूलन। तो सबसे पहले पे कौन है? विधानमंडल। किसमें है? 168 पे इसमें आ जाएगा विधानमंडल। फिर है 169 पे इसमें है विधान परिषद। फिर है आपका 170 पे क्या है? विधानसभा। अनुच्छेद नंबर 170 पे है राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। तो 3 है यहाँ पे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। विधानमंडल किसमें है? 168। विधान परिषद किसमें है? 169। और विधानसभा किसमें है? 170 में। फिर है अनुच्छेद नंबर 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। राज्यों के अंदर विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी, वो आपका बताया गया है टोटल 171 में। किस प्रकार से आपके विधान परिषद बनाए जाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है आपके अनुच्छेद 171 में। फिर है अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में है राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी होगी, ये आपका बताया गया है 172 में। 173 में बताया गया है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता आपकी क्या होगी, ये आपका अनुच्छेद नंबर 173 में बताया गया है। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 174 राज्य विधायिका का सत्र सत्रावासन और राज्य विधायिका का विघटन। तीनों किसमें बताया गया है? 174 में। 174 में, ठीक। फिर है आपका 178 में है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 178 आर्टिकल नंबर 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 178। फिर 194 में क्या है? महाधिवक्ता की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। तो जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी सबको तो हम पढ़ के सुना ही रहे हैं। जैसे आपके लिए 178 आप इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 200। अनुच्छेद नंबर 200 क्या है? राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति। राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति किसमें है? आपका अनुच्छेद नंबर 200 में है। फिर है इसके बाद अनुच्छेद नंबर 202। इसके अंदर क्या है? राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट। राज्य का जो बजट होता है वो अनुच्छेद नंबर 202 के अंदर मेंशन है। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 210। इसके अंदर क्या है? राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। हर राज्य में कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी वो आपका आर्टिकल नंबर 210 में मेंशन है, राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 212। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद नंबर
13। राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेट पीसीएस वाले जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के बारे में किसमें कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 214, आर्टिकल 214, ठीक, 214, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्याख्या यहाँ पे की गई है, किसमें? आर्टिकल 214 में। फिर है आपका अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा उसके नियुक्ति की शर्त किसमें दी गई है? 217 में। फिर है आपका अनुच्छेद 226, इसमें उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट जारी किया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति की शर्त जो है और रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? 226 में है। फिर है आपका भाग 7, इसको क्या किया गया था? 7वां संशोधन करके 1956 में निरस्त कर दिया गया था, ठीक। फिर है आपका भाग 8, भाग 8 में क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश। अभी आप कहाँ पहुँचे हो? यूएस टू यूपी, ठीक। तो ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, ये है यू, ठीक। फिर इसके बाद पी से देखोगे आप क्या है? पंचायत, ठीक है। तो एक बार देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242। तो अनुच्छेद नंबर 239 में ही किसके बारे में दिया गया है? आपका दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, आपका सबको पता है। तो भाग 8 में ये मेंशन है। तो भाग 8 कहाँ से होता है? 239 से 242। तो 239 से 242 अगर आर्टिकल आता है वो किससे रिलेटेड होगा? केंद्र शासित प्रदेश से। फिर है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पंचायत। पंचायत है, पंचायत आपका किस में है? भाग नंबर 8 में। ये भाग नंबर 9 है, रोमन में लिखा गया है। भाग 9 में आपका क्या लिखा गया है? पंचायत, ठीक है, जो कि अनुच्छेद क्या है? 243 ए से लेके 243 ओ तक। और 243 में ही आपका क्या है? 243 के अंदर ही क्या है? नगर पालिका, जिसको म्युनिसिपल कहा जाता है, ठीक। यूपी टू मीट श्याम एंड राम, ठीक। तो म्युनिसिपल होगा, पंचायत हो गया, म्युनिसिपल हो गया। फिर हो जाएगा आपका अगला वाला जो आएगा ये भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में क्या हो जाएगा? एससी और एसटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और भाग नंबर 11 में क्या हो जाएगा आपका? राज्य और संघ के बीच का रिलेशन, ये भाग नंबर 11 में हो जाएगा, ठीक। तो भाग नंबर आपके 9 में क्या है? पंचायत। पंचायत 243 से 243 ओ तक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 243 बी में क्या है? आपका बताया गया है पंचायतों का गठन। 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन। तो जैसे अगर आपसे पूछता है पंचायत कहाँ से कहाँ तक आएगा, पंचायत वर्ड अगर आ गया, अगर आपका 243 ए से लेके ओ तक में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये पंचायत। ओ के बाद जो नंबर आएगा 243 लिख के, ओ के बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या हो जाएगा? आपका म्युनिसिपल, नगर पालिका वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ट्रिक होता है सिंपल। 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन। इसी तरह से देख सकते हो 243 एक्स में क्या है? पंचायतों की संरचना और पंचायतों का जिम्मेदारी, शक्ति और अधिकार, पंचायतों का चुनाव, ये सब आपका किस में दिया गया है? 243 में, ठीक। फिर है आपका भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन जो बताया गया था, भाग नंबर 11, जो कि 245 से लेके 263 तक आपका है। इसमें 249 है राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रहित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो देखिए राज्य और केंद्र के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए और राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में, जो राष्ट्र के आपके हित में हो, इस विषय के लिए आपके कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, जो कि है 249। तो आर्टिकल नंबर 249 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है? जो राज्य के कुछ विषय होते हैं अगर वो राष्ट्र हित में है, उन पे आपका संसद कानून बना सकता है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 249 के तहत, ठीक। फिर है आपका आर्टिकल जो है, ये अभी आपका कौन सा था? एक तो भाई रोमन वाला नंबर है 11 हो गया, फिर हो गया आपका 12।
ये है वित्त, संपत्ति और संविदा। अनुच्छेद क्या है? 264 से 300 ए तक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला वही हम आपको बताएंगे। एक तो हाँ, सबसे ज़्यादा कौन सा है? जल वाला। जल विवाद जो होता है उसका निपटारा यहीं पे किया गया है। 262 आर्टिकल नंबर 262 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्माण। तो जो आपका नदियों का जल बंटवारा होता है वो किससे आपका है? आर्टिकल नंबर 262 में मेंशन है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 262 जो कि राज्यों के बीच में जो जल बंटवारा होता है उनके विवाद का निपटारा करेगा। फिर है आपका 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। फिर है आपका 265 कानून के प्राधिकरण के बिना करों और अधिरोपण न किया जाना। फिर है आपका इम्पोर्टेंट 275 के बता देते हैं, कुछ राज्यों के संघ और अनुदान। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? आर्टिकल नंबर 280, अनुच्छेद नंबर 280 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है वित्त आयोग की स्थापना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वित्त आयोग की स्थापना किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 280। इसको आपको जरूर याद रखना है, आर्टिकल नंबर 280 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है इसके बाद आर्टिकल नंबर 300 वाद और कार्यवाही। आर्टिकल नंबर 300 में के अंदर है वाद और कार्यवाही। फिर है आपका आर्टिकल नंबर 300 ए, इसमें क्या है? विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक, तो ये एक तरह से क्या है? आपके संपत्ति का अधिकार ही है। तो संपत्ति का अधिकार जो आपका हटा दिया गया था उसको यहाँ पे एडिशनल दिया गया है 300 ए में, विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक, ये है आपका संपत्ति का अधिकार। तो ये किस में हो गया? 300 ए में। फिर है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आपकी दी है अनुच्छेद नंबर 308 से 323 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 311 में है संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी, बर्खास्तगी। ठीक, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 311 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 312, इसमें है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। ये आपके इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किस में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 312, अनुच्छेद 312, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आर्टिकल 315 किसके है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। जो आपके जो पीसीएस वाले पेपर होते हैं वो है, ये है आर्टिकल नंबर 315, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। फिर है आपका ये अनुच्छेद नंबर 320, लोक सेवा आयोगों के कार्य। लोक सेवा आयोगों के कार्य आपके किस में है? 320 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 323 ए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। फिर है आपका निर्वाचन अनुच्छेद। निर्वाचन अनुच्छेद है आपका 324 में। 324 में है फिर निर्वाचन के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 324 में। अब इसके बाद आते हैं आपके इम्पोर्टेंट वाले। ये है आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसी के तहत ही आपका अनुच्छेद नंबर 330 के तहत ही लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। जो आप लोकसभा में देखते हो, इतने लोग अनुसूचित जाति के हैं, इतने लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, वो आर्टिकल नंबर 330 का ही प्रयोग करके वहाँ पे उनके सीट का आरक्षण हो जाता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 330, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 335 क्या है? अनुच्छेद 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 335 में। इसमें सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावे किए गए हैं। यह है 335 में। फिर है आपका आपातकालीन, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपातकालीन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो 352 में क्या है? आपका आपातकाल की उद्घोषणा, जो कि राष्ट्रीय आपात 352 में है। फिर है आपका 356, राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किस में है? आपका
356 में है। ठीक, फिर इसके बाद है 360 जो कि होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ये भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है और इसको लगना भी नहीं चाहिए। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। तो ये आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपातकाल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वित्तीय आपातकाल आपके भारत में कभी नहीं लगा है। फिर है इसके बाद अनुच्छेद नंबर 365। 365 है संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। यहाँ भी आपका क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 365 में। फिर है आपका अनुच्छेद नंबर 368। 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति दी गई है। ये है आपका 368। यहाँ से क्वेश्चन आया था आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, किस आर्टिकल का उपयोग करके संसद आपकी संविधान में संशोधन करती है? वो है आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 का उपयोग करके आपकी जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर एक और भी है इम्पॉर्टेंट, ये होता है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक, ये जैसे था अनुच्छेद नंबर 370। 370 में ही आपके जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किया गया था, जिसको कि अब हटा दिया गया है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर से 370 अब हटा दिया गया है। इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर के राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, यहाँ पे लिखा ही क्या था, अस्थायी प्रावधान। स्थायी प्रावधान नहीं था, जब चाहे संसद इसको हटा सकती थी। अब फाइनली ये क्या हो गया है, हट चुका है, तो ये रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ में अगर आपका ग्रुप डी का पेपर है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको 2018 का साइंस का पेपर, मैथ का पेपर, एनटीपीसी का भी जो पेपर हुआ है उसके भी मैथ, रीजनिंग और जीएस जीके के जो पेपर का सलूशन है वो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।